तो दोस्तों आज की ये वीडियो भारतीय संविधान की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं उस मुकदमे के बारे में बात करने वाला हूं जिसने भारतीय संविधान की रक्षा की है। यानी कि ऐसा मुकदमा जिसकी वजह से आज हमारा संविधान आज आपको जैसा दिख रहा है मूल ढांचे में बिल्कुल वैसा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पॉलिटी और जुडिशरी के सबसे महत्वपूर्ण मुकदमों में से एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बारे में। दोस्तों इस मुकदमे की सबसे खास बात यह है कि आप सभी ने कम से कम इसका नाम तो एक बार जरूर सुना होगा, भले ही सबने ना पढ़ा हो, लेकिन अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट हैं तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि यह मुकदमा भारतीय संविधान से सीधे रूप से जुड़ा हुआ है। अब वो कैसे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये जो है काफ़ी लंबा होने वाला है, मतलब इसके अंदर टेक्निकल टर्म्स बहुत सारे होंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने कॉपी पेन हाथ में रखना और एक एक स्टेप जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको ज़रूर लिखते हुए चलना, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इसको कहानी के रूप में समझाया जा सके। तो देखो, इस केस के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले कुछ बातें जान लो। पहली चीज़ तो ये है कि ये केस 68 दिनों तक चला था, मतलब इसकी 68 दिन तक लगातार सुनवाई चली थी। बाकी सारे मामलों को साइड में रख के सिर्फ इसकी सुनवाई डेली की जाती थी, मतलब रोज की जाती थी। दूसरी बात यह है कि पहली बार भारतीय जुडिशरी के अंदर इसके लिए 13 जजों की बेंच बैठी थी, मतलब एक बेंच पे 13 जज बैठे हैं, वो इसका फैसला करेंगे। और ये नंबर बहुत ज़्यादा है। इसमें से एक तो मुख्य न्यायाधीश थे और अन्य न्यायाधीश 12 थे। उसके बाद से लेके आज तक 2023 आ गया है, लेकिन इतनी बड़ी बेंच कभी नहीं बनाई गई है। तो ये मान लीजिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था। और अगर आप बात कर रहे हैं फैसले की, तो फैसला जो था वो 700 से भी ज़्यादा पेजेस का था, मतलब एक फैसले के लिए 700 से ज्यादा पेजेस लगे थे। तो कितना बड़ा फैसला होगा। देखो, इसकी शुरुआत होती है भारत में आए भूमि सुधार कानूनों के साथ, यानी कि लैंड रिफॉर्म एक्ट के साथ। असल में जब भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, जब भारत कॉलोनी था, तब यहाँ पे ब्रिटिश शासन में ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए यहाँ पे कुछ एक प्रथाएं शुरू की थी, और उन प्रथाओं में से ज़मींदारी भी एक थी। ये ज़मींदारी ये होती थी कि इसमें समाज के कुछ एक लोगों को बहुत सारी ज़मीन दे दी जाती थी, या फिर वो सक्षम होते थे तो वो बहुत सारी ज़मीन ले लेते थे, लेकिन बाकियों के हाथ कुछ नहीं आता था। अब अगर आप प्रकृति का एक नियम देखोगे कि सभी संसाधन सभी के लिए हैं, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन ऐसे में एक आदमी को इतनी सारी ज़मीन दे देना और बाकी सब लोग किराए पे रह रहे हैं या फिर उनके पास ज़मीनें है ही नहीं अपनी, तो ये चीज़ समाज में एक असंतुलन पैदा करती है। लेकिन ब्रिटिशर्स को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। उनका मानना ये था कि अगर एक आदमी के पास बहुत सारी ज़मीन है और वो बहुत सारे किसानों से काम करवा रहा है, तो वो सभी किसानों से टैक्स लेगा, यानी कि कर लेगा, उनसे भुगतान लेगा, और सारा कुल मिलाकर के पैसा जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में रख देगा। मतलब ब्रिटिशर्स को ज़्यादा झंझट नहीं है, एक आदमी से डील कर लो, बाकी वो 100 आदमियों से डील कर लेगा। इस व्यवस्था से जमींदारों को और ब्रिटिशर्स को तो फायदा होता था, लेकिन जो छोटे किसान थे वो लुट जाते थे, या यूँ कह लो कि उनका सारा पैसा ले लिया जाता था, छीन लिया जाता था, डरा दिया जाता था। वो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाते थे और प्रगति तो थी नहीं उनके जीवन के अंदर। तो ऐसी स्थिति के अंदर समाज के बीच में एक खाई पैदा हो गई, मतलब कुछ एक लोग तो इधर ऊपर की तरफ आ गए और कुछ एक लोग नीचे की तरफ आ गए। बहरहाल वक्त आया स्वतंत्रता का, यानी कि स्वतंत्रता मिली भारत को, लेकिन ब्रिटिशर्स के जाने से प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन अपने पीछे 10 तरीके की प्रॉब्लम्स छोड़ गए। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो अभी भी एग्जिस्ट करती थी, और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी और बहुत बड़े तबके के पास कुछ नहीं होता था। ऐसे में जो नई सरकार भारत के अंदर बनी, तो उन्होंने ये सोचा कि सबसे पहले तो इन संसाधनों को आपस में बांटा जाए सभी लोगों के अंदर। ये चीज़ केंद्र सरकार ने भी सोची और राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर सोची, और ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लेके आई भूमि सुधार कानून, या फिर लैंड रिफॉर्म कानून। उसका मकसद ये था कि सभी में ज़मीन बांटनी है, मतलब सभी को ज़मीन मिलनी चाहिए और किसी एक का अधिकार बहुत बड़ी ज़मीन पे नहीं होना चाहिए। एक ऐसा ही भूमि सुधार कानून केरल की राज्य सरकार भी लेके आई, जिसको आप भूमि सुधार कानून 1963 एक्ट भी कहते हो। इसके तहत केरला के अंदर ज़मीनें या फिर संसाधन जो थे उन्हें लोगों में बराबर बांटना था। साधारण शब्दों में केरला का ये जो भूमि सुधार कानून था, ये लोगों को ये बताता था कि एक आदमी के पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए, वो कितनी ज़मीन का मालिक होना चाहिए।
लेकिन जिस वक्त ये कानून बनाया जा रहा था उस वक्त ये जो संपत्ति का अधिकार था ये एक मौलिक अधिकार था। कहने का मतलब ये है कि अगर आज आप जाके पढ़ोगे तो आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन उस जमाने में 7 हुआ करते थे संपत्ति का अधिकार। यानी कि एक व्यक्ति कितनी भी संपत्ति का मालिक बन सकता है, उसके ऊपर अपना कब्जा कर सकता है अगर वो पैसा दे दे तो वो एक मौलिक अधिकार था। अब ऐसे में केरला के कासरगोड जिले में स्थित एक मठ हुआ करता था, एडनीर मठ। उस मठ के पास बहुत सारी ज़मीन थी, मतलब एकड़ में ज़मीन थी। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने अपने इस कानून की मदद से उस मठ की ज़मीन पर सरकार का कब्जा कर लिया, यानी कि सरकार ने उस जगह पर अपना कब्जा कर लिया। अब ऐसे में उस मठ का जो कामकाज था वो सारा बंद हो गया, वहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज़ होती थी सारी बंद हो गई। अब ऐसे में उसके जो प्रमुख थे, उस मठ के प्रमुख थे, उनका नाम था केशवानंद भारती। उन्होंने एक पिटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहते हुए कि केरला सरकार के इस कानून ने मेरे मौलिक अधिकार का हनन किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो संपत्ति का अधिकार था पहले मौलिक अधिकार था, तो ऐसे में उन्होंने ये कह के पिटिशन डाली कि केरला सरकार ने इस कानून के जरिए मेरे मौलिक अधिकार का हनन किया है, अब न्यायालय मेरे मौलिक अधिकार की सुरक्षा करे। अब देखिए ये तो बात हो जाती है 1973 की। अब आपको आना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे समय के अंदर, यानी कि 1967 के अंदर। एक बार के लिए केशवानंद भारती के केस को आप छोड़ दीजिए। 1967 में पंजाब में गोलकनाथ नाम की एक फैमिली रहा करती थी जिसके साथ सेम केस हुआ था। गोलकनाथ फैमिली के पास तकरीबन 500 एकड़ की जमीन हुआ करती थी। अब जो कानून निकाला था केंद्र सरकार ने कि भाई हम ऐसा करेंगे कि जो बाकी की ज़मीन होगी उस पर अतिक्रमण कर लेंगे, तो ऐसे में उन्हें ये कहा गया कि आप 30 एकड़ ज़मीन रख लो और बाकी की जो ज़मीन है उस पर सरकार का कब्जा होगा। उस ज़मीन पे सरकार उसको किराए पे दे सकती है या फिर कुछ बना सकती है या फिर बेच सकती है। इस केस में भी गोलकनाथ परिवार का जो मौलिक अधिकार था उसका हनन किया जा रहा था। अब इसमें मेन लड़ाई यहाँ तक पहुँची कि कोर्ट के अंदर संसद ने तो ये कह दिया कि हमारे पास आर्टिकल 368, याद रखिए अनुच्छेद 368 के तहत ये अधिकार है कि हम संविधान में कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई भी संशोधन कर सकते हैं, हमें ये पूरी आज़ादी है। तो हमने ये संशोधन किया है और इस वक्त हमें संपत्ति का अधिकार छीनना पड़ेगा इनसे। तो ऐसे में जो न्यायालय था उस टाइम पे, सुप्रीम कोर्ट था, यानी कि उसके जो चीफ जस्टिस थे सुब्बा राव जी, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसे में तो आप कुछ भी बदल दोगे, मतलब किसी भी तरीके का अमेंडमेंट या संशोधन ला करके आप संविधान को प्रभावित कर दोगे, जो भी संवैधानिक अधिकार लोगों को मिले हुए हैं आप उनको प्रभावित कर दोगे। तो ऐसी स्थिति में याद रखिए, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को ये जो पावर मिली हुई थी 368 के तहत उसे समाप्त कर दिया। एंड दैट वाज ए वेरी बिग डिसीजन, यानी कि ये बहुत बड़ा फैसला था कि संसद की पावर को खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप संवैधानिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकार में कोई संशोधन नहीं कर सकते। गोलकनाथ केस के अंतर्गत ये एक ऐतिहासिक निर्णय आया कि संसद के हाथ ही काट दिए, मतलब उनसे पावर ही छीन ली। अब आप इस चीज़ को याद रखिए कि सरकार के हाथ बंध गए कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने बांध दिया है। तो ऐसी स्थिति में 1971 और 72 के अंदर सरकार 3 नए अमेंडमेंट्स लेके आई, 3 नए संशोधन लेके आई अपने आप को खोलने के लिए। वो कौन से 3 संशोधन थे? पहला था 24वां संशोधन। ये क्या कहता था कि संसद को संविधान का कोई भी प्रोविजन बदलने का अधिकार है, यानी कि संसद किसी राज्य या फिर अपने पूरे देश की भलाई के लिए किसी भी तरीके का संशोधन कर सकती है। ये 24वां संशोधन हुआ था और पास होकर के आया था। ये कब हुआ? 5 नवंबर 1971 को। इसके बाद उसी 1971 के अंदर, मतलब कुछ ही दिनों में 25वां संशोधन भी आया। उसमें क्या कहा गवर्नमेंट ने कि संपत्ति के अधिकार में कटौती करनी पड़ेगी। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी की भी अतिरिक्त जमीन पर कब्जा कर सकती है और उसके बदले जो मुआवजा देना होगा वो संसद तय करेगी, कोर्ट तय नहीं करेगा। आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं कि सरकार क्या करना चाह रही थी? सरकार ये करना चाह रही थी कि जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार बना हुआ है, जिसके तहत लोग बड़ी बड़ी जमीनें अपने पास रखते हैं, उसको मौलिक अधिकार से बाहर निकालो और कानूनी अधिकार बनाओ। क्यों? क्योंकि सबके पास इतनी ज़्यादा संपत्ति नहीं हो सकती। अगर सबको संपत्ति बांटनी है तो संपत्ति के टुकड़े तो करने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये संशोधन किया गया कि सरकार कभी भी किसी की अतिरिक्त ज़मीन पर कब्जा कर सकती है और उसको मुआवजा देके फ्री कर सकती है। ये था 25वां संशोधन जो कि 1971 में आया।
इसके बाद आया 29वां संशोधन जो कि 1972 में आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भूमि सुधार के कानून 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दिए जाएंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा सरकार को? इससे फ़ायदा ये होता है कि 9वीं अनुसूची में जितने भी कानून होते हैं उनकी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होती, मतलब उनको न्यायालय में जाके चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर ये कानून 9वीं अनुसूची में हैं तो ये सबको मानने पड़ेंगे। आप क्रम को समझ रहे हैं कि 1967 में गोलकनाथ केस आया, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाथ बांध दिए सरकार के, संसद के, कि आप जो है मौलिक अधिकारों में किसी तरीके का फेरबदल नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद सरकार ने क्या किया, 3 नए संशोधन किए जिसके तहत उसने अपने हाथ खोल लिए। अब आइए 1973 के अंदर, ये बात तो 1972 तक हो गई। 1973 में केशवानंद भारती पे वापस आ जाते हैं। केशवानंद भारती अपने वकील नाना भाई पालकी के साथ ये सोच के गए कि जो फैसला गोलकनाथ केस के अंदर हुआ था वो यहाँ पे भी हो जाएगा। क्योंकि संपत्ति का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है, तो ऐसे में एक बार फिर से जो सुप्रीम कोर्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा, वो सरकार को चुप बैठा देगा, मतलब सरकार के हाथ बांध देगा पिछली बार की तरह। लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा हो गया, यानी कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास बना दिया। वो कैसे, देखो अभी बताता हूँ। देखिए, इस बार सर्वोच्च न्यायालय में एक सवाल उठा था कि क्या संसद मूल अधिकार बदल सकती है? अगर बदल सकती है तो किन हदों तक बदल सकती है, मतलब उसकी कोई लिमिट है कि नहीं है। ऐसे में केशवानंद भारती ने अपनी तरफ से कुछ दलीलें दी, मतलब उनके साइड ने कुछ दलीलें दी। पहली दलील तो ये थी कि आर्टिकल 368 भले ही सरकार को संशोधन करने की शक्ति देता है, लेकिन वो मेरे मौलिक अधिकारों के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब उनका हनन नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 368 की पावर लिमिटेड है, ऐसा मत समझो कि उसकी पावर अनलिमिटेड है। ठीक है। दूसरी दलील ये दी गई कि संवैधानिक अधिकार, यानी कि जो मौलिक अधिकार है, वो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए होते हैं। तो ऐसे में अगर आप कोई लॉ लगाते हो तो मेरी स्वतंत्रता आप छीन लेते हो, मतलब मेरी संपत्ति आप मुझसे छीन लेते हो। ठीक है, तो ये दलील केशवानंद भारती के साइड से आई। लेकिन उस समय सरकार ने क्या दलील दी वो सुनिए। सरकार ने ये कहा कि अगर मुझे मेरे राज्य के अंदर या मुझे मेरे देश के अंदर कोई बदलाव करना हो जिससे कि लोगों का भला हो सके, तो मुझे कुछ एक संशोधन तो करने पड़ेंगे। मुझे कुछ एक मौलिक अधिकारों को घटाना पड़ेगा, जैसे कि संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति मुझे सब में बांटनी है, रिसोर्सेज मुझे सब में बांटने हैं, संसाधन मुझे सब में बांटने हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य की उन्नति के लिए मुझे पावर की ज़रूरत तो है, संशोधन की ज़रूरत तो है। ये सरकार की दलील थी। और इस बार जो सुप्रीम कोर्ट था उसको सरकार की दलील में एक दम देखा, और इस बात में दम था भी। आपको पता है कि आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े हैं, डीपीएसपी पढ़ा होगा। डीपीएसपी में वो पॉइंट्स आते हैं जो राज्य की उन्नति के लिए होते हैं, लेकिन सरकार उन्हें तभी कर सकती है जब वो सक्षम होती है। तो ऐसे में अगर सरकार कुछ एक उन्नति के कार्य करना चाहती है तो उसके हाथ में पावर्स तो होनी चाहिए, कुछ एक संशोधन तो उसे करने ही पड़ेंगे। तो ये बात वैलिड थी और बहुत ज़्यादा पॉइंट रखती थी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि सरकार को ये ताकत होनी चाहिए कि वो मूल अधिकारों में बदलाव कर सके, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को बदले बिना। अब इस बात को आप अंडरलाइन कर लेना कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग तरीके का निर्णय दिया। उसने क्या किया कि संसद को यह ताकत दे दी कि आप मूल अधिकारों में बदलाव कीजिए, लेकिन बिना मूल ढांचे को छेड़छाड़ किए। अब मूल ढांचा क्या है हमारे संविधान का? पहला है संविधान की सर्वोच्चता, मतलब जो संविधान है वो सरकारों से ऊपर है। मतलब आप कोई ऐसा अमेंडमेंट, कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकते जिससे सरकार जो है वो संविधान से ऊपर हो जाए। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा है कानून का शासन। आप ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकते जिसकी वजह से कानून में दखल पड़ जाए, मतलब कानून के काम रुक जाए सारे के सारे, और शासन खत्म हो जाए कानून का और तानाशाही आ जाए। ठीक है। तीसरा यह है कि शक्तियों का पृथक्करण। आप ये भी नहीं कर सकते कि आप सारी शक्ति अपने हाथ में ले लो कोई संशोधन करके। राज्यों के पास अपनी शक्ति है, केंद्र के पास अपनी शक्ति है, तो सबके पास अपनी अपनी शक्तियां हैं जो कि होनी भी चाहिए। एक है न्यायिक समीक्षा, मतलब अगर कोई कानून संसद बना रही है तो उसकी न्यायिक समीक्षा करने की जो ताकत है या फिर जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होनी चाहिए। इसका मतलब जो जुडिशरी है वो फ्री होनी चाहिए और वो फ्रीली आपसे कह सके कि ये जो कानून आप बना रहे हो ये गलत है। ठीक है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता, मतलब आप किसी भी धर्म को राष्ट्र के ऊपर नहीं मानेंगे, सभी धर्मों को बराबर मानेंगे और राष्ट्र का कोई धर्म नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। इसके अलावा स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा, इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आप व्यक्ति की गरिमा नहीं खत्म कर सकते अपनी ताकत के जरिए। और एक आखिरी चीज आती है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, मतलब राष्ट्र को तोड़ना नहीं है, किसी भी हाल में राष्ट्र टूट नहीं सकता।
तो ये होता है संविधान का मूल ढांचा, जिसमें संसद किसी तरीके का संशोधन नहीं कर सकती। एक बार फिर से समझिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा, क्या कहा, कि हम आपको संशोधन करने की ताकत तो दे रहे हैं, आप मूल अधिकारों में संशोधन कीजिए, जैसे कि संपत्ति का अधिकार है उसमें आप संशोधन कर सकते हैं कि सबको संपत्ति मिल सके, लेकिन मूल ढांचे के साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो इस केस के बाद एक चीज़ तय हुई कि किन चीज़ों में संशोधन हो सकते हैं और किन चीज़ों में संशोधन नहीं हो सकते हैं। अब आप जरा सोच के देखिए कि अगर ऐसा नहीं होता, मूल ढांचे को अगर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, अगर इसको लाया नहीं जाता, तो 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं केशवानंद भारती केस को। 50 साल में कितनी ही सरकारें आती और अपनी अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से संशोधन करती और संविधान को तबाह कर देती, या फिर यूँ कह लो कि देश को तबाह कर देती। तो मूल ढांचा जो बाहर निकल के आया इस केस की वजह से, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं हुआ और कभी कोई बदलाव होगा भी नहीं। और इसी वजह से आज जो आप हमारा संविधान देख रहे हो, वो वैसा ही बना हुआ है जैसा वो था। तो आप ये कह सकते हो कि केशवानंद भारती केस जो है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है कि ये केस आया तभी संविधान का मूल ढांचा भी बाहर निकल के आया कि इसके ऊपर कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसी वजह से केशवानंद भारती एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत बन गए थे, लेकिन वो अपना केस हार गए थे, मतलब उनकी ज़मीन जो थी वो गवर्नमेंट के पास चली गई थी। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर ये केस नहीं आता तो शायद आज हमारा संविधान वैसा नहीं होता जैसा हमें दिख रहा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक स्टेप समझ में आया होगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो मामला है वो कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।